हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और एक पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता वो हमने कैलकुलेट किया था। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलाकर एक डायपोल बनता है और वो डायपोल के कारण पी पॉइंट पे टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज v इक्वल टू v1 प्लस v2। उसके हमने इक्वेशन डिराइव किए थे और उसके हमने कंडीशंस भी देखे थे कि यदि वो पी पॉइंट आपका एक्सेल लाइन में होगा तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा और यदि वो पी पॉइंट आपका 90 डिग्री पे होगा या 270 डिग्री पे होगा तो आपको v क्या मिलेगा। आज हम देखने वाले हैं कि मान लो कि Q1, Q2, Q3, Q4 और ऐसे Qn चार्जेस हैं और इतने सारे चार्जेस के कारण आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कि हमने इसके पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ये क्या था, मतलब कंडीशन क्या थी कि ये थी कि हर एक जो चार्ज है, हर एक चार्ज आपका इंडिविजुअल जो है पोटेंशियल देगा। ओके, एक Q1 के कारण एक पोटेंशियल मिलेगा, Q2 के कारण एक पोटेंशियल मिलेगा, Q3 के कारण एक पोटेंशियल मिलेगा और ऐसे Q1 के कारण भी एक पोटेंशियल मिलेगा। और सारे पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल को जब हम ऐड करेंगे तो आपको टोटल पोटेंशियल मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते समय देखा था कि हर एक चार्ज के कारण जो आपको पोटेंशियल या फील्ड मिलेगी वो आपकी इंडिविजुअल रहेगी। तो यहां पर हमने देखा था कि हमें पता है कि V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला है हमारा। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। ये अलग अलग डिस्टेंस है अलग अलग चार्जेस के। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे V1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, वैसे ही V2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। ओके, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है आपका। तो ऐसे हम Vn के लिए लिया हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। ओके, तो इसका हम सीधा सीधा एडिशन करेंगे। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, okay, the total potential at point P will be the addition of all the potential मतलब Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण जो पोटेंशियल होगा जो P पॉइंट पे उस सबका हम एडिशन करेंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। तो यहां पर V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन निकाला, तो फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 अप टू Qn अपॉन Rn। इसे हम समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 से n तक Qi अपॉन Ri। ये क्या मिला हमें, टोटल, ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कई चार्जेस मिलाकर आपका टोटल पोटेंशियल आपका P पॉइंट पर कितना होगा, ये हमने ऐसे निकाला। V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 से n तक Qi अपॉन Ri। वेरी सिंपल। आज का दूसरा पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल, इसे हम यदि दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यानी इक्वल पोटेंशियल एट सरफेसेस। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो मान लो यहां पर एक चार्ज है, मान लो कि प्लस चार्ज है, ओके, और हमें पता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि R आपका बढ़ेगा तो V घटेगा, Q तो कांस्टेंट है। तो मान लो कि ये एक स्फीयर है, मान लो ये एक स्फीयर है, ओके। तो स्फीयर का एक, मान लो कि यहां पर हमने देखेंगे कि यहां पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल मेजर करते हैं आपको वोल्टेज में। मान लो कि यहां पे 7 वोल्ट है, ओके। यहां पर हमने मेजर किया, वो 7 वोल्ट कैलकुलेट किया गया, यहां भी 7 वोल्ट है, यहां पर भी एक पॉइंट, यहां पर भी 7 वोल्ट है, यहां पर भी 7 वोल्ट है। आपको पता है यदि रेडियस आपकी कांस्टेंट है, आपकी रेडियस कांस्टेंट है,
क्यू आपका तो कांस्टेंट है, ये 4/ε0 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यदि आर आपका कांस्टेंट है, यहां पर मत पता है आपको कि ये फिक्स रेडियस पे आपको उतना ही पोटेंशियल मिलेगा। तो वो सारे पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये आपका ई पॉइंट है, ऐसे ए नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये यदि सारे पॉइंट्स ओके हम यदि लोकेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयरिकल सरफेस रेडी होगा वो, और उसको हम ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल रेडी होगा ऐसे। ये क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ का प्लस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और वो हमने देखा कि यहाँ पर हुआ आपका 7 वोल्ट, और उतने ही रेडियस पे, आर रेडियस पे यहाँ भी 7 वोल्ट मिला, यहाँ भी 7 वोल्ट मिला। तो ये जितने भी पॉइंट मिले उसे यदि हम एक ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, तो एक सर्कल ही बनेगा। तो एक सर्कल बनेगा क्योंकि आर कांस्टेंट है। मान लो हम आर को चेंज करते हैं, आर को कम करते हैं, ओके, या आर को बढ़ाते हैं। आर को बढ़ाते तो क्या हो जाएगा, ये आर आपका बढ़ गया, ओके। आर बढ़ गया तो क्या होगा, आपको पता है आर बढ़ गया तो आपका भी घट जाएगा। ये 7 है तो यहां हो जाएगा 5, ओके। तो यहां पर आप देखेंगे आपने रेडियस को बढ़ा दिया, रेडियस को आपने बढ़ा दिया तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, घट गया। मान लो यहाँ 5 वोल्ट होगा फिर, ओके, या 3 वोल्ट होगा जो भी। तो वो सारे जो पॉइंट्स है, रेडियल पॉइंट्स है, ओके, वो सारे पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपका आर आपने क्या किया, बढ़ाया, लेकिन वो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है। तो आर कांस्टेंट होने के कारण आपको ये जो जैसे सर्कल में आपको 5 वोल्ट मिला, तो यहां पर भी आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, ओके। और ये क्या हो गया, आपका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गया। और ये जो आप यहां ड्रॉ किया है, यहां देखेंगे आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाया गया, ये 2 सर्कल को, ओके। और ऐसे आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरो है ये आपके आउटवर्ड जा रहे हैं। यदि ये नेगेटिव चार्ज होता तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज पे आउटवर्ड दिखाते हैं और आपके नेगेटिव चार्ज पे वो इनवर्ड दिखाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आपको आउटवर्ड दिखाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इक्विपोटेंशियल को नॉर्मल होती है, इक्विपोटेंशियल को नॉर्मल होती है। और एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे जब टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वर्क वुड हैव टू बी डन। यानी आपको देखा है कि जब कोई पॉइंट चार्ज के पास में हम दूसरा चार्ज लाते हैं तो वर्क डन होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आपका वर्क डन नहीं होता है। एंड देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सरफेसेस। यहां मैंने दिखाया आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और ये सरफेसेस हैं कौन से, 1 2 3, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो जो वाई और जेड को पैरेलल में रखे हैं, ये जो 3 सरफेसेस। और आपकी फील्ड जो है वो आपकी एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये आपकी नॉर्मल है, किसको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सरफेसेस को। बस इतना ही है कि दो ही पॉइंट है। एक तो पॉइंट ऐसा है कि आपका इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है वो आपकी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा ये होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मल होती है। आज का टॉपिक एज यूजुअल मैं रिपीट करना चाहूंगा और बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस जब हम निकालना है तो हमको डायरेक्टली उसका अलजेब्रिक सम निकालना है। ये आपके नंबर ऑफ चार्जेस है Q1 से लेके आपका Qn तक, और यहाँ पे P पॉइंट जहां पे हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा आपका V1, Q2 के कारण होगा आपका V2, वैसे Qn के कारण होगा आपका Vn। और हमें पता है कि एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हर एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो हमें ऐड करना होगा, तो जो टोटल मिलेगी वो होगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमने ऐड किया तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन Vn। तो यहाँ पे आपको पता है कि 4/ε0 एक कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर निकाल दिया। तो V इक्वल टू 1/4/ε0 और ब्रैकेट में क्या रहेगा, Q1 R1 अप टू Qn Rn। तो इसे आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, V इक्वल टू 1/4/ε0 समेशन I इक्वल टू 1n QI अपॉन RI, वेयर I इक्वल टू 1 है।
ओके, तो 1 से लेके तो n तक ये इसकी वैल्यू रहेगी। तो यहां पर हमने देख लिया कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम चार्ज क्या मिलेगा। और दूसरी बात ये थी कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेस मतलब क्या है कि ऐसे सर्फेसेस जहां पर हर जगह पे आपको इक्वल पोटेंशियल मिलेगा। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि V इक्वल टू 1/4 Q अपन R। तो यहाँ पे यदि एक R यदि हमने कांस्टेंट लिया तो आपको पता है कि Q आपका कांस्टेंट है, तो एक क्या बनेगा, एक इसका सर्कल ही बनेगा आपका। R कांस्टेंट, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे R आपका कांस्टेंट रहा तो आपको पता है कि सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए ये जो सर्कल पे हर जगह आपको जो पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट दिखाया। लेकिन जैसे मैंने रेडियस को बढ़ाया, यानी रेडियस जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल घटेगा। तो जैसे ही रेडियस को हमने बढ़ाया तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, ये 5 वोल्ट हो गया। ओके, तो और एक सर्कल रेडी हो गया। ऐसे आप इक्विपोटेंशियल के कई सर्कल बना सकते हो ये क्यू चार्ज के आसपास में। और दूसरी एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, वो क्या रहेगी, वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मल रहेगी। वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मल रहेगी। यहाँ पे ये 3 जो सरफेसेस दिखाए हैं वो है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और अब आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको नॉर्मल जा रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स को पैरेलल है और आपके जो ये जो सरफेसेस रखे हैं ये आपके वाई जेड को आपके पैरेलल में है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉर्मल रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस को। आपने यहाँ पे देखा हो कि ये दो स्फीयर बताया, ये 2 स्फीयर कैसे बने हैं, ये इसके कारण बने 2 स्फीयर बने हैं। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई जो आउटवर्ड जा रही है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस जो ये बने यहाँ बने हैं वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और एक बात ऐसी कि यहाँ पर कोई चार्ज लाते हो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो कोई वर्क डन नहीं होता है। तो आई होप स्टूडेंट कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टॉपिक एंड करने के पहले मैं और एक बात बताऊं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आपको सारे वीडियो जो है ये रिकॉर्ड करके भेजने पड़ते हैं। तो कई वीडियोस में आप देखेंगे कि छोटी मोटी गलतियां होती है वीडियो रिकॉर्ड करते समय। तो वो जो भी गलतियां इस वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी वो आप डिस्क्रिप्शन में देखकर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना। ये जो लेक्चर है इसमें जो भी गलतियां होगी वो हम जो डिस्क्रिप्शन रहेगा इस YouTube के वीडियो का उसमें दी जाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब आप YouTube का वीडियो जब देखते हो तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो देखना न भूलें। डिस्क्रिप्शन पहले देख लेना चाहिए कि इसका कंटेंट क्या है, इसमें कुछ गलतियां हो तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर मिनट पे या सेकंड पे आप वो गलतियां देखकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बार बार वीडियो को री रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करना, क्योंकि आजकल हर एक इंस्टीट्यूट या हर एक जो लेक्चर है उसका वीडियो लेक्चर ये वो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण कई दिक्कतें आती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में जो पॉइंट दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन हो सकता है कोई गलतियां हो या कोई पॉइंट पे एम्फासिस किया हो तो वो इसमें बताया जाएगा, तो वो आपका देखना जरूरी है। और बार बार एक ही टॉपिक का गलतियां रेक्टिफाई करने के लिए बार बार रिकॉर्ड करना मुश्किल काम है। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।